आज हम स्टार्ट करेंगे समतल प्रगामी सरल आवर्त तरंग यानी प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव किसे कहते हैं। तो इसमें ये कहते हैं कि जब मान लीजिए कोई एक मीडियम हो और उस मीडियम के अंदर क्या हो रहा हो, लगातार जो है कोई तरंग उत्पन्न की जाए या कि उसमें कोई तरंग जो है वो चल रही हो। ठीक, उस कंडीशन में क्या होगा कि जब तरंग उसमें उत्पन्न होगी तो जो माध्यम के कण होंगे वो लगातार कंपन करने से ही तरंग उत्पन्न होगी, यानी कि माध्यम के जो कण होंगे उनमें लगातार कंपन हो रहा होगा। ठीक, जब माध्यम के कणों में लगातार कंपन हो रहा होगा तो उस समय पे क्या होगा, कंपन होने का मतलब कण अपने माध्य स्थिति से इधर उधर ऊपर नीचे क्या कर रहे होंगे, गति कर रहे होंगे। जब वह गति कर रहे होंगे इस तरह से और तरंग का रूप ले रहे होंगे तो उनमें आवृत्ति भी होगी, उनका कुछ आयाम भी होगा और इसी तरीके से उनकी जो है एक गति करने की जो गति होगी वो भी उसमें आएगी। इस तरह से क्या होगा कि समय के साथ अगर हम ये देखें कि ना तो उनकी आवृत्ति बदल रही है, ना तो उनका आयाम बदल रहा है और ना ही उनकी गति बदल रही है, तो इस तरह के जो तरंग होते हैं उनको हम सरल प्रगामी तरंग यानी सिंपल प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, या कह सकते हैं कि उसको हम लोग प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। ठीक, यानी फिर से एक बार अगर थोड़ा सा इसको कॉन्साइज करके देखा जाए, क्या ये कंक्लूड किया जाए, तो ये है कि अगर कोई तरंग किसी माध्यम के अंदर उत्पन्न होता है तो क्या होता है, तो कहें तरंग को उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं, कण जो होते हैं वह लगातार कंपन करते हैं। और अगर हम यह देखें कि समय के साथ जो है उस कणों का जो कंपन हो रहा है उससे जो उसकी आवृत्ति, आयाम और तरंगति हो रही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इस तरह की तरंगों को हम सरल प्रगामी तरंग यानी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे अगर हम देखें कि जो सरल प्रगामी तरंगें होती हैं उनका समीकरण कैसा होता है, या ये कहें कि इक्वेशन ऑफ सिंपल प्रोग्रेसिव वेव क्या होगी। तो देखिए, जब भी हम कहेंगे कि इक्वेशन ऑफ सिंपल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, तो यहाँ जो ऊपर एक डायग्राम दिया हुआ है उस डायग्राम को आप देखिएगा। ये डायग्राम दो चीज़ों के बीच में बनता है, एक विस्थापन और दूसरा तरंग जो है वह किस दिशा में गति कर रही है उसके दूरी के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। ठीक, अगर हम लोग विस्थापन को y से और आयाम को स्मॉल a से, आवर्तकाल को t से, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से, तरंग गति को v से, ठीक, और दूरी को x से, कोणीय आवृत्ति को ओमेगा से अगर प्रदर्शित करें तो हम यह देखते हैं कि ये जो प्रोग्रेसिव वेव बनी हुई है या प्रगामी तरंग बनी हुई है इसमें क्या हो रहा है कि वह अपना जो मूल बिंदु है, यहाँ पे जो मूल बिंदु है वो बिंदु P को देखिएगा आप, वो मूल बिंदु है। ठीक, तो अपने मूल जो बिंदु होती है वहाँ से t समय पर क्या होता है, मूल बिंदु पर अगर कण P पे उसका विस्थापन कितना है तो कहेंगे y = a sin ओमेगा t है। मूल बिंदु से x दूरी पर अगर कोई कण S है, आप देख रहे होंगे x दूरी दिखाया गया है डायग्राम में, और डायग्राम में x दूरी पे जो कण दिखाया गया है उस कण का नाम S रखा गया है। ठीक, S दूरी तक पहुँचे तो तरंग जो होगी वह कितनी, तो कहे कि दूरी पता चला और हमको वेग पता है तो कितना समय लगेगा, तो कहेंगे P की अपेक्षा S वाले तक पहुँचने में उसको x/v समय लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल हो गया v बराबर x हो गई दूरी अपॉन t। ठीक, देन t = क्या हो जाएगा, x/v। इस तरह से t की वैल्यू निकल के आ जाती है x/v। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि इसका जो मतलब है वह यह निकल रहा है कि जो कण S है
वह कण P से x/v सेकेंड पीछे है। यानी जो चीज़ कण A की जो पोजिशनिंग और जो डायरेक्शन, यानी जो कला या फेज कहें कि कण A का इस समय है, वह कण S का जो है वो x/v सेकेंड के बाद होगा, ये कहने का मतलब है। इसी तरह से अगर हम कहें कि तरंग x की जो दिशा है अगर +x दिशा में गति कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन देख लीजिए, तरंग गति की दिशा +x के डायरेक्शन में है। इसलिए जब वो बाद में पहुंच रहा है तो समय को घटाएंगे, तो इसीलिए क्या किया जा रहा है, लिखा जा रहा है कण S का t समय पर विस्थापन का जो समीकरण होगा यानी इक्वेशन होगा डिस्प्लेसमेंट का, वो हो जाएगा y = a sin ओमेगा और ब्रैकेट के अंदर t - x/v हो जाएगा। याद रखिएगा ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है, और इसका आवृत्ति के टर्म में जब इसको लिखा जाएगा तो ओमेगा = 2πn हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन में ओमेगा के जगह पे 2πn रख दें तो इक्वेशन हो जाता है a sin 2πn इन द ब्रैकेट t - x/v। फिर उसके बाद अगर हम लोग n को ब्रैकेट के अंदर ले लें तो इक्वेशन हो जाएगा y = a sin 2π nt - nx/v। ठीक, अगर हम लोग v को v = n लैम्डा हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है और n = 1/t पढ़ा है, यानी n के जगह पे अगर हम लोग 1/t रख दें और x/v में v के जगह पे n लैम्डा रख दें तो n से n वो कैंसिल होगा उधर, और इधर n की जगह पे 1/t रखेंगे तो जो हमारा इक्वेशन बन के निकल के आएगा वो आ जाएगा y = a sin 2π इन द ब्रैकेट स्मॉल t अपॉन कैपिटल T - x/λ। ये जो इक्वेशन है ये हमेशा हमको तैयार होना चाहिए। जब +x डायरेक्शन में गति करेगा तो हम लिखेंगे y = a sin 2π इन द ब्रैकेट स्मॉल t कैपिटल T माइनस x/λ लिख रहे हैं। और जब -x दिशा में अगर तरंग गति करने लगे यानी उल्टे डायरेक्शन में गति करने लगे तो जो -x/λ है वो हो जाएगा +x/λ, और इक्वेशन हो जाएगा y = a sin 2π इन ब्रैकेट स्मॉल t अपॉन कैपिटल T +x/λ। ठीक है। इसी तरह से जब कहेंगे कि कला या फेज क्या होता है तो कंपन करते हुए कण की वह राशि जिसे कण का विस्थापन तथा दिशा का ज्ञान होता है कला कहलाती है। कहने का सीधा सा मतलब समझिएगा, जैसे पोजीशन A देखिएगा डायग्राम में, A वाला जो कण है अभी ऊपर जाएगा तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो गई, और उसकी जो पोजीशन हो गई वो आप निकालेंगे किस पे, विस्थापन वाले लाइन में, यानी जो वर्टिकल लाइन दी गई है। इसी तरह से B वाले को देखिएगा, जो B की पोजीशन है उसमें अगर हम लोग वर्टिकल लाइन पे क्या करें, वर्टिकल लाइन पे इसको ड्रॉ करें, कट करें, तो देख रहे हैं A और B का मान जो आ रहा होगा विस्थापन में वो सेम है, लेकिन A वाला जो बिंदु है वह अभी ऊपर जाएगा और B वाला बिंदु जब हम वेग में आगे बढ़ रहे हैं वेव में तो देख रहे हैं B वाला जो है उसकी डायरेक्शन नीचे होगी। यानी A और B पोजिशनिंग तो सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, इसलिए इनके फेज में क्या होगा तो कहेंगे फेज इनका डिफरेंट होगा। लेकिन जैसे ही ऐसी पोजीशन आए कि जैसे A ऊपर जा रहा है और फिर से जैसे A B C D हुआ, अगर आगे हम लोग इसको बनाते और ठीक उसी पोजीशन पे जहाँ पे A है वहीं पे अगर हम लोग एक पॉइंट E लेते और उसका अगर देखते कि उसका भी जो मान आ रहा था वो B के समान आता, तो उस कंडीशन में उसकी डायरेक्शन क्या होती, अपवर्ड हो जाती, और वहाँ पे हम कहते कि A और E दोनों का क्या है, जो विस्थापन है वह समान है, या कहें कि जो दोनों का कण का विस्थापन समान है और साथ ही उनकी दिशा भी। जब विस्थापन और दिशा दोनों समान होगी तो उसी को कला कहा जाता है, और दोनों कहे जाएंगे कि ये दोनों सेम फेज में हैं या कहें कि समान कला में हैं। ठीक,
इसी तरह से देखिए, जो कला होता है इसको जो हम लोग टर्म में लिखेंगे तो कला हो जाता है 2 पाई इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा, स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। ये पूरा क्या हो गया, कला बता रहा है, यानी कि उसके फेज को बता रहा है। फेज डिफरेंस क्या होता है, देखिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक दिया हुआ है डायग्राम 1.8 में, देखिएगा दिया हुआ है एक पॉइंट बिंदु ए दिया है, एक बिंदु बी दिया है। ठीक, बिंदु ए वाला एक जो कण है और बिंदु बी वाला जो कण है, इसमें मान लिया अगर ए और बी कण का नाम हो तो उस संबंध में हम कह सकते हैं जो एक कण ए है वह अपनी मूल बिंदु से क्या हो चुका है, x1 दूरी पे है, और ये क्या कहते हैं जो कण बी है वह क्या है, x2 दूरी पर है। इसी तरह से जो कण ए है वह क्या हो रहा है, तो कहेंगे कण ए जो है वह उसका अगर कला हम माने φ1 है तो कण बी का जो कला होगा वो φ2 होगा। अब देखिएगा फाई इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल टी माई अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा होता है। जब हम लोग x1 ले रहे हैं तो φ1 आ रहा है, जब x2 ले रहे हैं तो φ2 आ रहा है। तो यानी φ1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस x1 अपॉन लैम्डा, और जब हम लोग φ2 मानेंगे तो हो जाएगा 2 पाई और इन द ब्रैकेट हो जाएगा क्या चीज़, तो कहेंगे स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस x2 अपॉन लैम्डा। जब हम लोग इसके बीच का अंतर निकालेंगे दोनों कलाओं के φ1 और φ2 का, तो वही कलांतर कहलाएगा या कहीं फेज डिफरेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा φ1 माइनस φ2, ये क्या हो गया, दोनों कलाओं के बीच का अंतर यानी कलांतर हो गया। और जब हम इसको निकालेंगे तो 2 पाई कॉमन होगा, लैम्डा कॉमन होगा, और स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और वहाँ से निकल के आएगा φ1 माइनस φ2 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इन ब्रैकेट x1 माइनस x2। φ1 माइनस φ2 को डेल्टा फाई लिखा जाएगा और x1 माइनस x2 को डेल्टा x लिखा जाएगा, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा x हो जाएगा। डेल्टा x जो है वो पथांतर है, यानी x1 और x2 पथ के बीच का अंतर है। ठीक, यानी दो कलाओं के बीच के अंतर को बता रहा है। ठीक, और डेल्टा फाई जो है वह कलांतर है। इसीलिए कहते हैं कि यदि दो कण एक दूसरे से एक तरंग दैर्घ्य की दूरी पर हों, यानी तो वहाँ पे डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। कितनी दूरी का अंतर होगा, लैम्डा का अंतर होगा, और जब लैम्डा का अंतर होगा तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स के जगह पे लैम्डा रखे, और लैम्डा रखे तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा और बचेगा 2 पाई। तो कहेंगे तो वहाँ उनके मध्य का जो कलांतर होता है वह 2 पाई के बराबर होता है। जैसे ही कलांतर 2 पाई के बराबर होगा दोनों की कला समान हो जाएगी, और वहाँ पे कहेंगे कि ऐसे दोनों कण समान कला में कंपन करने लगते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या पढ़ना है, तो कहे अगर यही हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना शुरू करें, पहले P पे जो है वह क्या हो रहा है T1, और फिर T2 समय अगर लग रहा हो तो यही फार्मूला हो जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी, और ये कहलाएगा समय का अंतर। कालांतर हम लोग समय के अंतर के टर्म में निकालेंगे, और वहाँ पे आवर्तकाल के फार्मूला अगर डेल्टा टी इज इक्वल टू टी हो जाएगा तो कालांतर डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि कैपिटल टी समय के पश्चात कण की जो कला होती है वह फिर वही हो जाती है, यानी कण की जो स्थिति होती है वह टी समय पहले जितना था
उतना ही अभी है, और फिर कैपिटल टी समय के बाद वही हो जाएगी। ठीक। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसको हम लोग अगले उसमें देखते हैं।